गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 आज हमारा थर्ड लेसन है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय के बारे में, नदियों के बारे में, जंगलों के बारे में, उनके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसे? हिमालय को। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। मतलब कि दूर से देखने पर लेखक को वह बहुत गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई लग रही थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य, यानी जो अच्छे परिवार से हो, सभ्य हो, उसकी तरह लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है लेखक? गंगा और यमुना नदियों के बारे में बता रहे हैं कि जो हिमालय से निकलती हैं, कि वो मुझे अपनी दादी, नानी और मौसी, मामी की तरह लगती थी। जैसे उनकी गोद में बैठकर बच्चे खुश होते हैं, वैसे ही मैं इनकी धारा में डुबकियां लगाकर खुश होता हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। कि कई समय बाद जब लेखक उन नदियों को देखने के लिए दोबारा हिमालय के कंधे पर, यानी ऊपर की चोटी पर चढ़ा, तो उनका कुछ और ही रूप सामने था। वो क्या था? मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। कि जब मैंने हिमालय से इन नदियों को देखा तो वो हिमालय से बिल्कुल पतली धारा में बह रही थी, और जब वो समतल मैदान पे आ जाती हैं तो वह बहुत बड़ी धारा में बहने लगती है, यानी बहुत ज़्यादा स्थान घेरती हैं। तो लेखक सोचकर हैरान था कि ऊपर हिमालय से तो ये बिल्कुल पतली धारा में निकलती हैं, परंतु ये समतल भूमि पर आकर इतनी फैल कैसे जाती हैं। मैं हैरान था, लेखक को हैरानी हुई। इसका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में उतरकर। कि जब ये नदियाँ हिमालय से उतरती हैं, ऊपर से जब पानी गिरता है तो हमें ऐसे लगता है ना जैसे उछल कूद कर रहा हो। ठीक है, वैसे ही लेखक को लगता है कि जब हिमालय से ये नदियाँ उतरती हैं तो खिलखिलाकर हंसती हैं। ठीक है, तो इनका ये हंसना जब ये समतल मैदान पर चली जाती हैं तो कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कि लेखक बोलता है जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और या किसी कली को देखता हूँ, तब मुझे इतना कौतूहल और आश्चर्य, कौतूहल यानी जिज्ञासा और विस्मय यानी आश्चर्य, कि मुझे तब इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, कि मुझे इतनी जिज्ञासा नहीं होती मैं इनके बारे में और जानूं, और ना ही मुझे आश्चर्य होता है उन्हें देखकर, जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। कि जितना मुझे गंगा, यमुना और सतलुज, इनको क्या कहा है कवि ने? हिमालय की बेटियां कहा है। कि जैसे ये हिमालय पर होती हैं, उनकी बेटियों के रूप में बाल लीला करती है, यानी बचपन का खेल। बाल लीला क्या होता है? बचपन के खेल। बचपन में बच्चा जैसे तरह तरह के खेल खेलता है, वैसे ही ये नदियाँ हिमालय की गोद में तरह तरह से इधर उधर घूमती हुई प्रतीत होती हैं। तो लेखक बोलता है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? कि इन्होंने ऐसा क्या लक्ष्य धारण किया है जिसकी वजह से ये इतनी बेचैन है, यानी भागी जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कि हिमालय इनको इतना प्यार देता है, तो अपने पिता का प्यार पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है, यानी अभी तक भरा नहीं है, तो वह कौन होगा जो इन्हें इतना प्यार देगा जिससे इनकी प्यास मिट जाएगी। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी सभी घाटियाँ, बंदूर अधिपत्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है कि इनका लीला निकेतन। क्या कह रहा है? कि जो नदियाँ हैं जब हिमालय पर रहती हैं तो बर्फ के समान जम जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ मिलती हैं इनको वहाँ पर, और अधिपत्यकाएँ, ये क्या होता है? कि चोटियाँ,
हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं, ठीक है, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, उन पर ये अपनी लीला करती हैं। इनके लीला करने का घर है, यानी कि नदियाँ जंगल में रहती हैं, पहाड़ों की ऊपरी चोटियों से गिरती हैं, ठीक है, और क्या होता है, समतल भूमि पर चली जाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, मतलब खेलते खेलते दूर यानी समतल मैदान पर आ जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कि जब ये नदियाँ हिमालय से नीचे आ जाती हैं तो रास्ते में इन्हें तरह तरह के पेड़ मिलते हैं, जैसे देवदार, चीड़, केल, सफेदा आदि, तो ये अपने बीती बातों को याद कर लेती होंगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ये किसी को पता नहीं कि जब हिमालय से नदियाँ निकल जाती हैं उसके बाद हिमालय को कितना दुख होगा। यहाँ पर लेखक ने हिमालय को पिता का और नदियों को बेटियों की उपमा दी है कि जब ये यहाँ से चली जाती हैं तो इनका बूढ़ा पिता हिमालय है जो वह दुखी होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और कुछ रखा ही क्या है। यदि हम ये क्वेश्चन जाके बड़ी बड़ी चोटियों से पूछते हैं कि हिमालय का क्या हाल होगा, नदियाँ कहाँ निकली, तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ क्या, चुप्पी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिसके नाम सुनते ही, ये जो सभी नाम बोले मैंने, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, ये सभी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां हैं। तो जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो ये छोटी छोटी जो सभी बेटियां हैं हिमालय की, इनकी छवि हमारी आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र समय कुछ नहीं है, मतलब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी नदियों से मिलकर ही बड़ा रूप धारण करते हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती होगी। कि जो दयालु हिमालय है इससे छोटी छोटी नदियां निकली हैं, इनके एक एक बूंद पानी से ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां विकराल रूप धारण करके समुद्र में गिरती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कहते हैं कि मैं उस समुद्र को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ जिसको इस हिमालय की छोटी छोटी बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला। यानी ये छोटी छोटी नदियाँ जाकर जब समुद्र में गिरती हैं तो इसको कवि ने कहा है कि वह छोटी छोटी नदियों का हाथ पकड़ लेता है। आगे कवि कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, मतलब कि हिमालय में नहीं सिर्फ मैदानों में ही इन नदियों को देखा है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। मतलब उन्हें नहीं पता कि इनका पिता कौन है, ये अपने पिता की गोद में कैसे खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। हमने पढ़ा ना कि वो नदियां जो छोटी छोटी आकर समुद्र में मिल जाती है वह उनका हाथ पकड़ लेता है, तो इसलिए लेखक ने हिमालय को तो ससुर का रूप दे दिया और समुद्र को उसका दामाद दे दिया। और क्या बोलते हैं कि ये जो नदियां जो पहाड़ी आदमी हैं उनके लिए भले आकर्षक प्रतीत न हो, परंतु मुझे तो बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को क्या कहूँगा, दामाद कहूँगा। किसका, हिमालय का। क्यों कहेगा दामाद, क्योंकि उसने हिमालय की बेटियों यानी नदियों को अपने अंदर समा लिया। कालिदास के बिरहई यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, जो कालिदास हैं उसने एक नाटक लिखा था मेघदूत, जो बहुत चर्चित नाटक है। इसका एक मुख्य पात्र है जिसका नाम है यक्ष। तो उसने क्या कहा था मेघदूत से कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना।
कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान यानी उसका प्रेम वापस देते जाना। प्रतिदान का क्या अभिप्राय होगा? वापस देना। तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, कि यदि तुम बेतवा नदी को अपना प्रेम दोगे तो वह तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई कि मेघदूत ने अपने नाटक में बेतवा नदी के लिए लिखा था, तो मैंने जब इन नदियों को देखा तो वह बात मुझे याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, कि जो कालिदास हैं, कवि हैं, उनको इन नदियों का सचेतन यानी सजीव रूप क्या था? बहुत पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि यदि कोई भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों पर देखेगा तो वो यही सोचेगा कि नदियां बहुत आकर्षक हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। कि जो काका कालेलकर हैं इन्होंने नदियों को लोक माता कहा, सबका भला करने वाली कहा, परंतु यदि हम इन्हें लोक माता बनने से पहले बेटियों के रूप में देखें, हिमालय की बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, कि यदि हम इन्हीं नदियों को अपनी प्रेमिका समझें तो भी बढ़िया रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। क्या है वो? बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। अब लेखक ने क्या क्या उपमा दी नदियों को? माता की, बेटियों की, प्रेमिका की और बहन की। फिर है कि एक दिन भी मेरी ऐसी भावना हुई थी, कवि कह रहे हैं कि एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई थी, थोलिड यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, कि मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, तो मैं कहाँ गया? सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, यानी दोपहर का समय था, कवि का मन थोड़ा खराब था तो उन्होंने क्या किया? वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और अपने पैर नदी में लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो मैं लगा गुनगुनाने की। मैंने नदी में पैर डाले तो मुझे अच्छा लगा और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। क्या कह रहा है कवि? कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला बहुत अचरज है, आश्चर्य में डालने वाली है। हुआ मुदित मन हट्टा खुमारी, मुदित यानी मेरा मन खुश हो गया, खुमारी यानी नशा। खुमारी का क्या अर्थ है? नशा। कि मेरा मन खुश हो गया, किसे हटाकर? नशे को हटाकर। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी का क्या अर्थ होता है? कुर्बान। क्या कह रहा है कवि सतलज से? कि मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय की, हे सतलज तुम हिमालय की बेटी हो, वह तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जब तुम हिमालय से निकल जाती हो तो हिमालय को चिंता होती है, परंतु वह चुपचाप रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। प्रकृति यानी जो वातावरण है प्राकृतिक, उसके नटी यानी नाटक में भूमिका निभाने वाली स्त्री के चित्रित पट पर, यानी इस प्रकृति पर नाटक की भूमिका निभाने वाले पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। कि अनुपम जिसकी उपमा न हो ऐसा है हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, कि हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आप अपनी नोटबुक में इसे साफ साफ शब्दों में करोगे।